नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही साथ प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं। और अब बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की आपको झलक दिखाएंगे। साथ ही साथ खेल जगत में क्या हुआ हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला, माफ़ कीजिएगा संध्या। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और शुरुआत करते हैं, चलिए सुर्खियों के साथ नया सवेरा। नई दिल्ली में आज भारत साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता। साइप्रस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा समेत एआई और फिनटेक पर होगी चर्चा। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़। पंजाब के पठानकोट से पकड़ा गया बलजीत उर्फ बीतू। हाईवे पर कैमरे लगा करके पाकिस्तान को देता था सैन्य गतिविधियों की जानकारी। भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार अलर्ट मोड पर पुलिस और जिला प्रशासन। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। भीषण गर्मी और लू की चपेट में देश के कई हिस्से। 45 से 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे अधिक गर्मी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ कड़ा रुख कायम। कहा, ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने की कही बात। और ईस्ट बंगाल बना इंडियन सुपर लीग का चैंपियन। फाइनल्स में इंटरकाशी को हराकर 22 साल के बाद खिताब पर किया कब्जा। तो आइए विस्तार से नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा, एआई, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और साइप्रस के बीच लंबे समय से मजबूत और भरोसेमंद संबंध रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। खासतौर पर भारत यूरोपीय संघ संबंधों के व्यापक संदर्भ में दोनों देश 10 फरवरी 2027 को अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरा कर लेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय में ये दौरा हो रहा है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स की ये यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती रफ्तार को दिखाती है। दोनों देशों के संबंध साझा मूल्यों और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साइप्रस के राष्ट्रपति का आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की बात करें तो साइप्रस यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में प्रवेश का पुरजोर समर्थन करता है। रणनीतिक गलियारे के नजरिए से अगर देखें तो साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे आईमैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूरोप के लिए भारत का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी 5 देशों की यात्रा से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के भी कई देश उसमें शामिल थे। और आज साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य यूरोपीय संघ का, इसलिए भी क्योंकि वो यूरोपियन काउंसिल की इस वर्ष की अध्यक्षता कर रहा है। उस वक्त में जब हम भारत और ईयू के बीच में एफटीए को लगातार आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उसको प्रभावी करने पर काम जारी है। और ऐसे में जो आईमैक जो प्रोजेक्ट है, जो कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था, उस पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। भारत साइप्रस में तो भारत साइप्रस व्यापक साझेदारी को लेकर के महत्वपूर्ण आज
साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा है। व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सेक्टर को अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साइप्रस के राष्ट्रपति की मुलाकात होनी है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वो मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होनी है। रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तकनीक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं, सुरक्षा समुद्री की अगर हम समुद्री सुरक्षा की बात करें तो ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर साइप्रस के राष्ट्रपति जिनकी भारत यात्रा हो रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत साइप्रस में आर्थिक और व्यावसायिक संबंध अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में द्विपक्षीय कारोबार करीब $140 मिलियन रहा। एफडीआई की बात करें तो भारत के टॉप 9 इन्वेस्टर्स में ये शामिल है। साइप्रस अप्रैल 2000 से जून 2025 के बीच में कुल मिलाकर के 15.76 बिलियन का निवेश आया। खासतौर पर सर्विसेज, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में निवेश देखा गया। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी ये निवेश देखा गया है। वहीं रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र पर भी एक नज़र डालें तो भारत और साइप्रस के बीच में अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई थी। रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता यानी कि एमओयू हुआ। 2025 में द्विपक्षीय रक्षा योजना तैयार हुई और भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण और परियोजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार की गई। वित्तीय सेवाओं, खासतौर पर फिनटेक का और दोनों देशों के बीच में जो कैपिटल मार्केट, फिनटेक और फंड स्ट्रक्चर में सहयोग है, उस पर लगातार काम आगे बढ़ रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज में सहयोग बढ़ सकता है। एनएसई और गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज में समझौता हो चुका है। क्रॉस और डुअल लिस्टिंग को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ी है। मार्केट डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन में लेकर के जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्रॉस और डुअल लिस्टिंग की भी बात करें अगर हम तो इस पर भी एमओयू हुआ है। और यूपीआई लिंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सक्षम बनाना, फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के नए अवसरों की भी तलाश करना है। तो वित्तीय सेवाएं और फिनटेक के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो भारत और साइप्रस किस तरह से दोनों ही देशों के बीच तमाम सारी संभावनाएं नजर आती हैं और भारत और साइप्रस के जो रिश्ते हैं उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे उनको गतिशील बनाया जा सकता है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं। तकनीक की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, एआई की बात करें और या फिर नवाचार की बात करें, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज में किस तरह से भारत और साइप्रस सहयोगी हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। चंद्रशेखर, अगर हम साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखें तो किस तरह से देखिए, एक तो नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण साइप्रस को हम उम्मीद की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम तकनीक की बात करें, नवाचार से जुड़ने की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन है। साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स, वो आज उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और 4 दिन की भारत यात्रा पर वो आए हुए हैं। 20 तारीख को भारत पहुंचे थे और 23 तारीख तक उनकी यहाँ पर यात्रा है। और जैसा कि आपने भी बताया कि पिछली बार जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पहला देश था साइप्रस जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और रणनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से या दूसरे अगर हम संबंधों की बात करें तो साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है भूमध्य सागर में, ये कहीं न कहीं यूरोप का गेटवे एक तरह से भारत के लिए हो सकता है। और उसके अलावा जो भारत के अपने हित हैं और साइप्रस के जो अपने हित हैं, दोनों देशों की जो सोच है बहुत समान है इसको लेकर के। अगर हम जो सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की बात करें तो साइप्रस उसका समर्थन करता है। उसके अलावा जो भारत का अपना एक पक्ष है समुद्र में ओपन और फ्री नेविगेशन को लेकर के, तो साइप्रस की सोच भी वैसी ही है। और अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो साइप्रस काफ़ी नज़दीक है भारत के। और साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस दरअसल जो पूरा का पूरा साइप्रस है उसके करीब आधे हिस्से में तुर्की का कब्जा है और दुनिया का कोई भी देश इसको मान्यता नहीं देता। लेकिन वो जो आधा हिस्सा है वो तुर्की के नियंत्रण वाला साइप्रस है और अभी भी वहाँ पर तुर्की का नियंत्रण
है और इसको लेकर के भी दोनों देशों की एक जैसी सोच है। इसका हल निकालने के लिए कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र के कानून हैं, उसके अनुसार इसका हल निकलना चाहिए। ये भारत और साइप्रस दोनों की सोच है। और उसके अलावा एक दूसरे के साझा हितों की हम बात करें तो व्यापार में एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और साइप्रस। चाहे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, और साइप्रस एक समुद्री देश है, भारत भी एक लंबी कोस्ट लाइन भारत की है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की हम बात करें या ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें या जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी की है उसकी हम बात करें, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और पिछली बार जब प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी साइप्रस की, तो काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देशों ने MOU वहाँ पर किए थे और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे। तो इस बार जो ये यात्रा है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, ये उन संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से हम बात करें तो साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसका भी अध्यक्ष भी है, तो उस लिहाज से भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साइप्रस हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री ने अभी हमने देखा कि जिस तरह से नॉर्डिक देशों की यात्रा की, और उस लिहाज से उसी कड़ी में अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो यूरोप के लिहाज से साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर जी, आपने जिक्र किया कि जो सीमा विवाद है उसको लेकर के मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री गए थे साइप्रस की यात्रा पर तो खुद राष्ट्रपति उन्हें लेकर के गए थे उस सीमा पर और उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाउंड्री के पीछे तुर्की की सीमा है और साइप्रस जानता है कि भारत पूरी तरह से समर्थन इसका करता रहा है इस मुद्दे पर। अगर हम आपसे समझना चाहें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने कहा कि भारत अभी प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा से लौटे हैं, उसमें आईमेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें यूरोपीय संघ के साथ FTA बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्षता इस बार साइप्रस के जिम्मे है। ऐसे में ये जो साइप्रस के राष्ट्रपति का दौरा है ये कैसे भारत की यूरोपीय संघ के तक जो पहुंच है उसको और मजबूत करता है? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है स्ट्रेटेजिकली, मैरीटाइम के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से साइप्रस एज अ गेटवे टू द यूरोपियन यूनियन? बिल्कुल, साइप्रस एक तरह से यूरोपियन यूनियन का गेटवे है और आईमेक की हम बात करें जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें साइप्रस है और साइप्रस के पास में ग्रीस है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के रास्ते से यूरोप में इंटर करना चाहते हैं तो उसमें साइप्रस और ग्रीस जैसे देश हैं वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर हैं। और यही कारण है कि हाल के दिनों में आईमेक के क्षेत्र में काफ़ी बातचीत हुई है साइप्रस और भारत के बीच में, और आज भी जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी तो एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है आईमेक का। और उसके अलावा अगर हम व्यापार के लिहाज से बात करें, क्योंकि साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन का एक देश है और यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द ही जो ज़मीन पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लागू हो जाएगा, तो उसमें भी साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में साइप्रस की कई छोटी छोटी कंपनीज हैं जो भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है दोनों देशों की। अगर हम बात करें साइप्रस और भारत की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये दौरा रहने वाला है। और रणनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो जो भी भारत के कंसर्न हैं, चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म की हम बात करें या जो बहुराष्ट्रीय मंच है वहाँ पर रिफॉर्म की बात भारत करता है, उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात भारत करता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बात है और समुद्र में जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बात है, फ्री नेविगेशन की बात है, उन सब में भारत और साइप्रस की सोच एक जैसी है। और इस वक्त जिस तरह का माहौल है पूरी दुनिया में, ऐसे में दो एक ही जैसी सोच वाले राष्ट्रों का एक साथ आना और आपस में दोनों के नेताओं की मुलाकात ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी इन तमाम एनालिसिस के लिए। दो बड़े लोकतंत्र एक तरह से आज साझे सहमति पर अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन।
डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया। हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा, देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बीतू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद हैं और अब उन्हें जल्द ही प्रोडक्शन वारंट कर लाकर पूछताछ की जाएगी। पठानकोट के एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपी बलजीत सिंह और उसके साथियों ने सुजानपुर में NH 44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की लाइव फुटेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एयर फाइबर मॉडेम और सीसीटीवी कैमरा बरामद कर लिया है। सुजानपुर थाने में बीएनएस और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो ये मामला पूरी तरह से आप देखिए कि अब ट्रेडिशनल स्पाइंग के साथ साथ साइबर सर्वेलेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ ये व्यक्ति संपर्क में था और पुलिस ने सतर्कता से अब इसे स्पाई नेटवर्क का पता लगाया है और एक गिरफ्तारी भी हुई है NH 44 पर। इलेक्ट्रिक पोल्स पर सीसीटीवी के जरिए जासूसी गतिविधियों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। तो पठानकोट में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद भी की जा रही है। आरोपी का नाम बलजीत सिंह उर्फ बीतू है। सेना की एक्टिविटी पर ये नजर रख रहे थे, हालांकि सुरक्षा बलों ने भी इन पर नजर रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार कर लिया गया है। बीतू को ट्रांजिट रिमांड पर अब भेजा जाएगा। सीसीटीवी से जासूसी करने वाला ये पूरा गैंग है। गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। गुरमीत, बहुत धन्यवाद। कैसे खुलासा हुआ इस बात का कि ये सीसीटीवी के जरिए स्पाई नेटवर्क है जो कि लगातार पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में है? जी देखिए, ये जो गिरफ्तारी है एक तो बहुत अहम गिरफ्तारी है, मगर ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 7 लोग पंजाब के थे और उसी क्रम में इसे गिरफ्तारी माना जा रहा है, एक अहम गिरफ्तारी। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पंजाब पुलिस की CIA टीम ने की है। उनको एक टिप मिला था कि ये जो बलजीत सिंह है ये पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ संपर्क में है और फ्रीक्वेंटली जो है उनसे कम्युनिकेट किया करता है। उसके बाद इस पर सर्वेलेंस रखी गई और फाइनली बलजीत सिंह को अरेस्ट किया गया और पता ये चला कि ये जो पुल नंबर 4 और 5 है NH 44 पर, और याद रखिए NH 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर से लेकर अनंतनाग, जम्मू, हिमाचल प्रदेश का जो चक्की रिवर है वहां से होकर पठानकोट, जालंधर, लुधियाना होता हुआ ये दिल्ली, यूपी और पूरा तमिलनाडु तक जाता है।
तो इस पर जो पंजाब का स्ट्रेच है, जो हरियाणा का स्ट्रेच है और जो जम्मू कश्मीर का स्ट्रेच है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सेना की मूवमेंट होती है। और जो CIA को ये जानकारी मिली थी कि जो बलजीत सिंह है ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ कम्युनिकेशन में है और लगातार उनसे बातें किया करता है। उनके कहने पर उसने कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया है जिसकी वजह से सेना की जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। और फाइनली जब छापा मारा गया तो वहां पर ये जो CCTV कैमरा है वो बरामद हुआ। और ये CCTV कैमरा बलजीत सिंह से जब पूछताछ की गई है तो उसने बताया कि ये जनवरी के महीने में इसके द्वारा इंस्टॉल किया गया था और वो दुबई के एक शख्स के कांटेक्ट में आया था जिसके साथ उसकी बातें होने लगी। फाइनली उस दुबई के शख्स ने इसे 40,000 रुपए का लालच दिया और उसने 40,000 रुपए के लालच में कैमरा इंस्टॉल कर दिया। कैमरा इंस्टॉल करने के बाद पंजाब पुलिस के द्वारा एक कासो ऑपरेशन, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद उसके द्वारा ये कैमरा कुछ समय के लिए हटा भी लिया गया, CCTV कैमरा, डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ ले। मगर CIA को ये इनपुट बिल्कुल सर्टेन इनपुट थी कि बलजीत सिंह ये काम कर रहा है और इंटरनेट आधारित जो ये कैमरा है ये लगातार बिल्कुल मोबाइल से रूट होकर ये फुटेज जो है पाकिस्तान में इसके हैंडलर्स को भेजी जा रही थी। तो फिलहाल पुलिस 2-3 एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक तो ये जो मॉड्यूल है इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, जैसे पिछले कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं तो उसमें हथियारों की तस्करी के साथ, ड्रग्स की तस्करी के साथ जो मॉड्यूल की फंडिंग हुआ करती, तो इस मॉड्यूल की फंडिंग कहां से हो रही थी। दूसरा, इसके 3 और साथी हैं तो 3 साथियों की तलाश जारी है क्योंकि उसमें से 2 साथी पुलिस बता रही है NDPS के तहत तो उनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं और वो फिलहाल जेल में बंद है, तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तीसरा साथी कौन है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है और क्या इनके साथ पंजाब में और देश में और भी लोग लिंक में हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरमीत, आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस नेटवर्क का जो भंडाफोड़ हुआ है, अब पुलिस ट्रांजिट रिमांड भी लेगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या और भी कई सारे ऐसे नेटवर्क हैं जिनकी तलाश की जाएगी और साथ ही साथ कैसे इनका कनेक्शन है वो भी पता लगाया जाएगा? जी देखिए, ये जो पूरा नेटवर्क है, अभी अगर रिसेंट बात करें तो 23 मार्च को एक गिरफ्तारी हुई थी। तरन तारण के मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जो मनप्रीत सिंह है वो एक मेन हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था और वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। देश भर में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 7 लोग पंजाब से संबंधित थे, जिसमें एक मनप्रीत सिंह था, गुरजीत सिंह, रिंपलदीप सिंह, सलविंदर बूटा सिंह। ये सभी लोग मिलकर जासूसी का नेटवर्क चला रहे थे। इनकी एक साथ गिरफ्तारी हुई थी। मनप्रीत सिंह जो था वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया करता था और इक्विपमेंट लोगों को मुहैया करवाया करता था। तो ये सब कुछ भांडाफोड़ उस समय हुआ था। उस समय पुलिस को 7 विदेशी पिस्टल, 56 विदेशी कारतूस बरामद हुए थे। अब ये जो पूरा नेटवर्क है वो चल कैसे रहा था? इन्होंने कई लोकेशंस पर CCTV कैमरा फिट किए थे जो कि सोलर पावर से चलते थे, यानी उन्हें पावर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली अगर किसी की नजर कई साल तक भी ना पड़े तो वो कैमरा लगातार लाइव फुटेज मुहैया करवा रहे थे। अब सेना की मूवमेंट ज्यादातर पंजाब में, जम्मू कश्मीर में होती है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने कई जगहों पर महत्वपूर्ण लोकेशंस पर कैमरा फिट किए थे। इसके साथ ही जलंधर पठानकोट जो हाईवे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहां पर तलवाड़ा जट्टा गांव है, वहां पर भी एक कैमरा फिट किया गया था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा फिट किए गए थे। एक तो ये है और दूसरा ये है कि इन्हीं में से कुछ लोग जो है वो BSF की और आर्मी की रेकी किया करते थे कि कहां पर उनके दफ्तर है, कहां पर उनकी मूवमेंट ज्यादा है, तो उसकी फोटो क्लिक करके वो पाकिस्तान में भेजा करते थे। और फाइनली वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े। 11 लोगों में से 7 पंजाब के निकले और ये जो गिरफ्तारियां और ये जो कैमरे हैं बेसिकली ये पंजाब के कपूरथला से लेकर जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा और हरियाणा के अंबाला में, कठुआ में, जम्मू के कठुआ में, बीकानेर में, अलवर में, ये सभी जगह पर ये कैमरा फिट किए गए थे। और फाइनली इन कैमरास को पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था, बरामद किया था और उसके बाद केस रजिस्टर किया गया था। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद लगातार पंजाब पुलिस को टिप मिल रही थी कि पंजाब में अभी भी जो है ये जासूसी का नेटवर्क चल रहा है। और अभी कुछ समय पहले पठानकोट के मीरथल इलाके में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, इसी तरह का CCTV कैमरा वहां पर भी लगाया गया था। तो अब जो है ये उसी क्रम में गिरफ्तारी मानी जा रही है और CIA ने ये एक बड़ा जो है ये जासूसी का नेटवर्क इसका भांडाफोड़ किया है। बस अभी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से 23 मार्च को मनप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, रिंपलजीत सिंह, या ये जितना भी नेटवर्क था
क्या ये उनके कांटेक्ट में था या नहीं था। नंबर 2, ये पाकिस्तान में जिन हैंडलर्स के कांटेक्ट में था, क्योंकि पिछला जो गिरफ्तारी हुई थी 11 लोगों की, उसमें पुलिस ने 2 मॉड्यूल बताए थे। एक मॉड्यूल था ISI वाला मॉड्यूल और दूसरा था BKI बब्बर खालसा वाला मॉड्यूल। उसके तहत ये दोनों मॉड्यूल मिलकर गुरमीत जी, बहुत धन्यवाद गुरमीत, वक्त निकालने के लिए और जालंधर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत ही सेंसिटिव है और ये जो CCTV के जरिए लाइव फुटेज जा रही थी, एक तरह से अब साइबर जो क्राइम है उसका मामला भी अब जुड़ता नजर आ रहा है और जो हमारे जो संगठन है पुलिस और ख़ासतौर पर सेना, उनको और भी ज़्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। फिलहाल धन्यवाद और आगे बढ़ते हैं। और इससे अलग एक और खबर पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता हमजा बुरहान अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बुरहान की हत्या हो गई है। बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार अल बदर आतंकी समूह का कमांडर था, जिससे जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता की वजह से भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद के गोजरा स्थित एक निजी कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को कॉलेज से बाहर निकलते निशाना बनाया गया। हमलावरों ने हमजा पर करीब से कई गोलियां चलाई थी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर ये, क्योंकि अलबदर आतंकी समूह के साथ ये जुड़ा था, बल्कि कमांडर था बुरहान हमजा। लेकिन भारत के लिए खुशखबरी कि अब इसकी हत्या हो गई है। हालांकि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है इस हत्या की, लेकिन भारत ने अप्रैल 2022 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था और भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी। और आइए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि ये खबर है मध्य प्रदेश के धार भोजशाला से। भोजशाला में आज अलर्ट मोड पर है प्रशासन। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है और इसीलिए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरे इंतजामात किए गए हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कलेक्टर SP की लोगों से शांत रहने की अपील भी की गई है और साथ ही साथ अफवाहों पर किसी भी प्रकार से ध्यान ना दिया जाए, ये अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है। दरअसल 15 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ये फैसला आया था कि धार भोजशाला में वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है और उसके बाद हिंदू संगठनों ने लगातार इसमें पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा। आज भी कार्यक्रम है अखंड पूजा का और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन धार जिले में 1500 से अधिक पुलिस बल तैनात कर चुका है और संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन सर्विलांस के जरिए भी निगरानी है और आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज पहला शुक्रवार और आज अखंड पूजा का जो आयोजन किया गया है उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद पर। और ज्यादा जानकारी के साथ धार से श्रेयस द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। श्रेयस, पिछले शुक्रवार की अगर हम बात करें तो उससे किस तरह से अलग होगा आज का शुक्रवार, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हिंदू रीति रिवाज के तहत यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम होने वाला है वो किस तरह का रहेगा? श्रेयस, आपको हमारी आवाज आ रही है? स्टूडियो से मिल रही है आवाज? हफ्ते की बात करें तो जी पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते यानी 15 मई की बात करें तो 15 मई को जो है माननीय उच्च न्यायालय इंदौर का जो है फैसला आया था कि वहां पर जो है जो भोजशाला परिसर है वो मंदिर है और वहां पर वाघ देवी की जो है पूजा अर्चना की जाएगी। इसके पहले जो नियम थे उस नियम में ये था कि जो मंगलवार का दिन था वो मां सरस्वती के लिए चिन्हित किया गया था कि वहां पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो वहां पर जाके पूजा अर्चना करेंगे और शुक्रवार का जो दिन था वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जाके नमाज अदा करेंगे और इबादत करेंगे। लेकिन 15 मई यानी पिछला जो शुक्रवार बीता है उस दिन माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद जो है इस बार ये पहला हफ्ता है और पूरा प्रशासन की बात करें तो पूरा प्रशासन जो है धार का वो चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भी जो है पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। शासन की तरफ से जो है अपील की गई है कि जो भी भ्रामक अफवाह है उस पर ध्यान न दी जाए और प्रशासन का जो है
वो मदद करें और शांति बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो धार भोशाला है, भोशाला परिसर और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल धार में हैं, वहां पर जो है 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की जो है तैनाती की गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ आपको बता दूं कि कल रात में भी जो है पूरे जिले में प्रशासन की तरफ से एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और वहां पर यह बताया गया था कि जो है कल शुक्रवार के दिन जो है पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की तरफ से प्रशासन की मदद करे, जो जनता है वहां की वो मदद करे, और एक संदेश, बड़ा संदेश दिया गया था। देखिए सोशल मीडिया पर भी लगातार जो है प्रशासन की नजरें हैं कि ऐसी कोई भी अफवाह न उड़ाई जाए और कोई भी भ्रामक जो है जानकारियां न फैलाई जाए। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी हो चाहे ड्रोन हो, तमाम तरीके से जो है पूरी तरीके से जो है निगरानी की जा रही है। श्रेष्ठ, लेकिन अगर हम आपसे और समझने की कोशिश करें कि मामला पूरा आगे जा किस तरह से रहा है और कैसे स्थिति को सामान्य होने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में है, दोनों ही पक्ष जा रहे हैं और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि भाई जो भी मुस्लिम प्रतीक हैं उनको वहां से हटाया जाए और केवल वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए। तो अब आगे का रास्ता किस तरह से और ये समन्वय कैसे बैठाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी है। लेकिन आपको बता दें कि एएसआई ने जब आदेश आया माननीय उच्च न्यायालय का, तो उसके बाद जो एएसआई है, एएसआई ने भी जो है एक आदेश पारित किया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भोशाला परिसर है, वो भोशाला परिसर में जो है माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो है वो सिर्फ वहां पर मां वाग देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और जो संस्कृत शिक्षा है उसको भी वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है भोशाला सिर्फ मंदिर या जो है भोशाला के नाम से जाना जाएगा आदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद और एएसआई का जो आदेश हुआ है उसके बाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अब जो परिसर है वहां पे सिर्फ जो है पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन चूंकि आज शुक्रवार का दिन है और काफी संवेदनशील आज का दिन माना जा रहा है क्योंकि पहला शुक्रवार है और प्रशासन की तरफ से ये तैयारी भी की गई है कि जो है सब कुछ सुचारू रूप से संभव हो सके। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रेयस आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती अब 20 जून तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। राज्य में करीब 500 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से केंद्रीय बलों की मौजूदगी के लिए अनुरोध किया था। फिलहाल राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल संयुक्त रूप से यह अभियान चला रहे हैं। संवेदनशील जिलों और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च और निगरानी की भी बढ़ा दी गई है। तो बंगाल पर बड़ा फैसला है। राज्य सरकार का केंद्र से अनुरोध था और इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए चुनाव बाद जिस तरह से हिंसा की खबरें सामने आई थी, उसी हिंसा को रोकना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर लगातार फोकस है। तो सेंट्रल फोर्सेस करीब 1 महीने और पश्चिम बंगाल में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। बकरीद से पहले जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिसमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या फिर बकरीद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार जनहित में इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक और खुले स्थानों पर पशुवध और कुर्बानी पर भी रोक लगाने के निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा है कि पशु बलि सिर्फ निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही की जा सकेगी। राज्य सरकार ने पशुवध से पहले मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया है। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान इस दौरान किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी परीक्षा की 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के बीच पूर्व इसरो प्रमुख और एनटीए परीक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिस्टम में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए तकनीक, सुरक्षा और पारदर्शिता तीनों पर एक साथ काम किया जाए।
नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली की हर कमजोरी को पहचान कर उसे बंद करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 2024 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक हाई लेवल समिति बनाई थी, जिसने परीक्षा सुधारों को लेकर कई बड़ी सिफारिशें दी थीं। डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लीक आखिर कैसे हुई और फिर उस लूप होल को हमेशा के लिए बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाला रीटेस्ट सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का भी बड़ा टेस्ट होगा। Our committee gave recommendation in October 2024. From January 2025 till now, NTA has conducted 14 major tests, which includes NEET UG of 2025, the JEE Mains, CSIR Net, UGC Net, CU, ET, etc. They have gone well. That is 1 point for the confidence. The second point for the confidence is the current problem is to be understood well how the leak has happened, and we have to plug those loopholes. So the retest of 21st June is going to be a real test, a crucial test for the system to ensure that we have plugged all loopholes. सरकार जिन बड़ी सुधारों पर काम कर रही है उनमें सबसे अहम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी की दिशा में आगे बढ़ना। डॉक्टर राधाकृष्णन के मुताबिक सीबीटी सिस्टम में प्रश्न पत्र पहले से प्रिंट होकर लंबी दूरी तय नहीं करते बल्कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए टेस्ट सेंटर तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे पेपर लीक और छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाती है। So what we had suggested there is create about 1000 test centers in government institutions owned by central government or state government. This process is on, and I'm happy to say that in the 2025 and 2026 test cycles of NEET UG, most of the test centers were owned by the central state governments. इसके साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा केंद्रों पर भी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों में करीब 1000 हाई सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हालिया परीक्षा चक्र में ज्यादातर सेंटर सरकारी संस्थानों में बनाए गए ताकि निगरानी और जवाबदेही बेहतर हो सके। Even for conducting CBT tests at this magnitude for 20 to 25 lakh students, you require tech-savvy people to handle it. So that process is on. What we have to ensure is you ensure the safety, security of the system that you are handling. Don't allow somebody to get into it. So this is a continuing process. जाहिर है सिर्फ तकनीक ही नहीं, संवाद भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। छात्रों, अभिभावकों और सभी हितधारकों को लगातार ये बताना जरूरी है कि सिस्टम में क्या सुधार किए जा रहे हैं ताकि गलत सूचनाओं से भरोसा कमजोर न हो। सरकार भी मानती है कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास से समझौता नहीं किया जा सकता। यानी नीट विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाने पर है जिस पर छात्र, अभिभावक और पूरा देश भरोसा कर सके। और इसी भरोसे को दोबारा मजबूत करने के लिए सरकार तकनीक, पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात अब मौसम की करते हैं। भीषण गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में उच्चतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, साथ ही उन लोगों को भी जो बाहर धूप में निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण चक्कर आना, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बीपी की समस्या अब आम हो गई है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। अगर हीट स्ट्रोक अगर आपको होता है तो अब कैसे पता चले, उसके भी संकेत आप समझ लीजिए। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में जो पारा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पार है। हीट स्ट्रोक का ये संकेत है कि अगर आपको तेज बुखार आता है, आपका सिर घूम रहा है, आपको उल्टी या फिर बेहोशी जैसी आपको महसूस होती है, तो आप समझ लीजिएगा हीट स्ट्रोक का शायद आप पर असर पड़ा है।
और स्वास्थ्य पर इसका असर ये होता है कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, बेहोशी जो है वो भी हो सकती है। तो इसको बिल्कुल आप मतलब नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही कोई समस्या आती है तुरंत नज़दीकी अस्पताल का संपर्क करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। और ख़ासतौर पर केवल पानी पीने से काम नहीं चलेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को समझना कि हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। ज़रूरी अगर नहीं है तो धूप में बाहर निकलने से बचें। तो स्वास्थ्य पर भी इस भीषण गर्मी का प्रभाव आपके पड़ सकता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाए रखें। इसके साथ साथ जो ऐसे मौसमी फल हैं उनका भी सेवन करते रहें, जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनी रहे। और स्वास्थ्य पर भीषण गर्मी का असर किस तरह से पड़ सकता है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, बीपी की समस्या हो सकती है, या फिर बेहोशी का असर भी हो सकता है, प्रभाव आप पर दिख सकता है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे राज्य हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं और इस वक्त तापमान लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप अपने खुद का तो ख्याल रखें ही और अपने परिजनों का भी ख्याल रखें और ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित हैं, प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए जान लेते हैं। तो आपको बताइए कि पहली खबर आपको बता रहे हैं ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। जी हाँ, एक मशीन है जो 25 पेड़ों के बराबर आपको ऑक्सीजन प्रदान करती है। भोपाल से ये खबर है, जहां भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है। यह आधुनिक मशीन हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ती है। एक एल्गी ट्री अकेले 25 बड़े पेड़ों के बराबर काम करता है और धूल के जो बारीक बारीक कण होते हैं उन्हें भी साफ करने में मदद करता है। और हमारी दूसरी खबर है, सेहत पर भारी पड़ने लगी है तकनीक, क्योंकि हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है कि एक तरह से ये चीज़ जो स्क्रीन का जो समय है वो लगातार बढ़ रहा है। स्क्रीन समय और सेहत का संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चला। अगर आप 20 से 30 मिनट देखते हैं लगातार तो आपकी आंखों में हल्का सा सूखापन आने की संभावना जताई जा रही है या फिर हल्की नुकसान हो सकती है। और अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और कंधों में जकड़न बढ़ जाएगी। नींद चक्र पर जो आपका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप देर रात तक अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर आपको इसकी बुरी लत लग चुकी है तो याद रखिए ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको समय रहते ही इस पर काबू पाना चाहिए। तो प्रेस रिपोर्ट्स में आज बस इतना ही, लेकिन नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और आज आपको बताते हैं एक दिन एक उत्सव में आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। एक दिन एक उत्सव में अब हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर कर्नाटक के कोडुगु जिले में इन दिनों रंग, परंपरा और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहां मनाया जा रहा है ऐतिहासिक जनजाति और कोडवा समुदाय का प्रसिद्ध उत्सव बोडू नम्मे, जिसे बोआड नम्मे या फिर बेडू हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। कोडगु की हरियाली, ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे लोग, ये नजारा किसी लोक कथा से कम नहीं लगता। दक्षिण पूर्वी कोडगु गांव में मनाया जाने वाला बोडू नम्मे उत्सव सदियों पुरानी परंपराओं और जनजातीय आस्था का प्रतीक है। इस दौरान गांव के लोग अलग अलग रूप धारण कर घर घर जाते हैं और समुदाय की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अप्रैल से जून तक चलने वाला ये उत्सव देवी भद्रकाली की आराधना को समर्पित है। इस उत्सव की खासियत है रंग बिरंगे वेश, मुखौटे, पेंटिंग और लोक नृत्य। इस उत्सव में भाग लेने वाले लोगों को कलिकारा कहा जाता है। कोई साधु बनता है तो कोई राक्षस, कोई जानवरों का रूप धारण करता है तो कई पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर मिट्टी मलकर बंद काली का रूप लेते हैं तो कुछ पुली वेशा यानी बाघ के रूप में नजर आते हैं। ढोल और पारंपरिक संगीत के साथ ये कलाकार गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। बोडू नम्मे सिर्फ एक उत्सव नहीं
बल्कि लोक विश्वास और सामाजिक एकता का प्रतीक है। लोक परंपरा, रंगीन वेशभूषा और अनोखे रीति रिवाजों से सजा बोडुनम में आज भी कोडगू की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए है। बदलते दौर में ये उत्सव लोगों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़े हुए है। यही वजह है कि बोडुनम में सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि कोडगू की आत्मा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है अराउंड द वर्ल्ड का। ईरान ने साफ कर दिया है कि देश के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी भी परिस्थिति में देश से बाहर या किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने एक निर्देश जारी किया है कि ईरान का हथियार ग्रेड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने मैक्सिको सिटी की उच्च स्तरीय सुरक्षा यात्रा के दौरान अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव मार्क्वेन मुलिन के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान के साथ सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। क्यूबा की सेना द्वारा संचालित व्यापारिक समूह GAESA के कार्यकारी अध्यक्ष की बहन एडिस लास्ट्रेस मोरेरा को अमेरिका अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार मोरेरा फ्लोरिडा में रहते हुए हवाना सरकार की कर रही थी मदद। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 12 से 18 मई के बीच वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों में बसे लोगों द्वारा कम से कम 39 हमले किए गए। इस वर्ष ऐसे हमलों की संख्या 870 से अधिक हो चुकी है। और आइए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मनी मंत्रा का। बताते हैं आपको कि आज आपके लिए क्या खास लेकर के आए हैं। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के लिए निवेश के बेहतर विकल्पों की और इसके लिए कहां पर निवेश करना चाहिए। और अगर रिटायरमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि बहुत सारे पेंशन फंड्स भी हैं, लेकिन अगर आप पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड की तुलना करें तो लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड आपके लिए रिटायरमेंट के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। इसलिए जल्दी शुरुआत करें। SIP के जरिए भी आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इसमें 500 रुपये से शुरुआत होती है। आप चाहें तो इसको लगातार बढ़ा सकते हैं और छोटी राशि से अगर आप शुरुआत करते हैं जल्दी, यानी अगर 20 से 25 साल से 30 साल का अगर आप कॉर्पस बनाते हैं तो फिर आपको एक अच्छी खासी आमदनी मिल सकती है रिटायरमेंट के बाद, जिसके लिए आप जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब देख लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई खबरें। कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत की शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में गुदगुदी ने वाहवाही बटोरी। डायरेक्टर मनीषा मकवाना की फिल्म में मुख्य भूमिका रही और मुख्य भूमिका जो है वो एहसास चन्ना ने जताई। देखिए खास बातचीत फिल्म के डायरेक्टर मनीषा मकवाना और लीड एक्टर एहसास चन्ना के साथ।
मिनट की ये फिल्म है गुदगुदी और यहाँ कान फिल्म महोत्सव में धूम मचा रही है। मेरे साथ है फिल्म की टीम। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष मकवाना, निर्देशक, एंड एहसास टना, मशहूर अभिनेत्री। मनीषा, सबसे पहले शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में इस फिल्म को स्ट्रीम किया गया, कैसा ये अनुभव था? क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, हम ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। आई थिंक ये शॉर्ट फिल्म कॉर्नर एक ऐसी कैटेगरी है जो फेस्टिवल दे कैन एंड मार्शेडू सेगमेंट के बीच में आती है। गुदगुदी इज प्लेइंग इन एसएफसी इन इंडस्ट्री स्क्रीनिंग, जहाँ पे ये प्ले हो रही है आज, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं और एहसास बहुत खुश है दैट वी हैव कम दिस फार एंड गुदगुदी हैज ट्रैवल्ड दिस फार टू कम टू कैन, एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। वी हैव गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। जो युवा पीढ़ी है वो एहसास को बहुत ज्यादा, उनके बीच एहसास लोकप्रिय है और काफी अपने एक्सप्रेशंस के लिए और बबली कैरेक्टर्स के लिए एहसास आप जान जाते हैं, लेकिन ये फिल्म काफी अलग थी। एक तो उसका टाइटल बहुत अलग है, गुदगुदी, और आप पूरे टाइम एक मैस्कट के कॉस्ट्यूम के पीछे हैं। कितना मुश्किल था? मुझे 50% फिल्म में मैस्कॉट के पीछे रहना है, तो एक एक्टर के लिए पहली वो एक एक चीज होती है कि नहीं हमारा चेहरा नहीं दिखेगा फिल्म में, हम नहीं दिखेंगे, हम छुपे रहेंगे पूरा टाइम। तो आई थिंक वही सबसे हर एक्टर के लिए एक चैलेंज सा होता है या एक सोचने वाली बात होती है। बट इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही इतनी पावरफुल थी और मुझे कैसे भी करके इस फिल्म का पार्ट बनना था, बिकॉज हम कभी भी मैस्कॉट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। आई गॉट वेरी लकी, मुकेश छाबड़ा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ही इज वेरी वेरी राइटली सो दैट उनकी वजह से आज हमें मुझे कैन फिल्म फेस्टिवल आने का मौका मिला। 2 फिल्मों के साथ आप यहाँ पर कान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। द अदर फिल्म इज कॉल्ड, दूसरी जो फिल्म है उसे द पिसिंग टेल कहा गया है, विच इज डायरेक्टेड बाय चिराग बिलानी। और ये फिल्म एक लड़के के बारे में है जो अपनी सुसु कंट्रोल नहीं कर पाता। ये उसकी कहानी है और उसकी बहन की कहानी है, जो स्कूल में बुली होते रहते हैं और जो एवरी सैटरडे एक टॉय बॉक्स आता है एंड हर बच्चा उस टॉय बॉक्स के पीछे भागता है। एंड इस पूरी कहानी में एक बच्चा जो सूसू नहीं रोक सकता और एक लड़की जो एक सुपरमैन कॉस्ट्यूम के लिए लड़ रही है, ये इन दोनों दोस्तों की कहानी है। यकीनन बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच एक छोटी सी फिल्म है जो यहाँ पर कान फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भी भारतीय युवा फिल्मकार और कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यकीनन ये एक बेहद सकारात्मक कदम है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ईस्ट बंगाल ने इंटरकाशी को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। भारत की अश्मिता चालिहा मलेशिया मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मैच में खेलेंगी। अश्मिता का सामना डेनमार्क की लाइन होजमार्क से होगा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी। इस मुकाबले में पहले स्थान के लिए जंग होगी। राष्ट्रमंडल खेल दिवस 24 मई से देश के 8000 से अधिक स्थानों पर मनाया जाएगा और मुख्य आयोजन 2030 के मेजबान अहमदाबाद में। आइए जान लेते हैं मौसम का हाल ग्राफिक के जरिए। आप देख रहे थे और नया सवार में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं धरती के सबसे प्राचीन जीवों में से कछुओं के खूबसूरत दृश्यों के साथ, जो अपनी धीमी चाल, शांत स्वभाव और लंबे जीवन काल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो आप इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का आनंद लीजिए और इसके साथ ही मुझे, मेरे सहयोगी अजय मिश्र और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।